अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है फिगारे इश्कम बाय जोया लियाकत। एपिसोड 30। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका चेहरा थपथपाया था। उसकी नब्ज़ देखी जो बिल्कुल डूब चुकी थी। इसकी सांसें देखी जो नाक के बराबर चल रही थी। इसे बाजू में उठाते हुए वो तेज़ी से बाहर को निकला। ड्राइवर दिल खराश लहजा था, कोई भी सुन लेता तो दिल डूब जाता। इसका बेहद दर्द था उसकी आवाज़ में। वो कितना बर्दाश्त करना था इसने अपनी ज़िंदगी में। जब भी उसने सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, तभी सब बिगड़ जाता था। इसकी आवाज़ पर ड्राइवर जल्दी से लाउंज में आया था। ड्राइवर के अलावा सभी लाउंज में जमा हुए थे। क्या खुदा, क्या हुआ इशिक को? आफरीन बेगम ने सदमे से कहा। एक ही मिनट में उनके हाथ पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हुए थे। कसा बेगम और मारिया भी अपने कमरे से निकल आई थी। आगा साहब दौड़कर अपनी बेटी के पास आए थे, जिसके मुंह से खून बहकर सूख चुका था। गाड़ी निकालो फास्ट। जी बड़े साहब, ड्राइवर इतना कहकर जल्दी से लाउंज से निकला। वैसे बाजू में थामे जल्दी से बाहर निकला। इसके पीछे आका साहब, सहिल साहब और हिरब भी बाहर निकले थे। आफरीन बेगम का बीपी लो हो गया था। साने और जुनैरा ने उनको संभाला था। अभी अब प्लीज़ परेशान ना हो, जुनैरा ने आफरीन बेगम के हाथों की हथेली अपने हाथों से रगड़ते हुए कहा। वो सोफे पे ठहसी गई। मारिया ने चोर नज़रों से कसाब बेगम को देखा, जो आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए खड़ी थी। हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अल्लाह कैसे इम्तिहान ले रहा है। तू मेरी बच्ची को मार दिया। हाय। वो माथा पीटती हुई नीचे बैठती बोली, निशाल जाओ, इन्हें पानी दो। और कोई ज़रूरत नहीं है। अलीज़े के कहने पर निशाल, जो कसा बेगम की तरफ बढ़ी थी, जुनेरा के हाथ पकड़ने पर रुकी और इसे हैरत से तकने लगी। हाय, मेरी बच्ची को मार डाला। मारिया ने निचला होठ दबाकर अपनी माँ की एक्टिंग देखी और फिर इन्हें चुप करवाने का ड्रामा कराने लगी। आफरीन बेगम ने कसा बेगम की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहती हूँ इनके पास जाओ और इन्हें दिलासा दो। मगर जुनैरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए अपने हाथ में ले लिया था। कसा बेगम ने रोते हुए जुनैरा को देखा, जो नफरत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। यकीनन उसकी नज़रों में आज इनके लिए सारी इज्जत ख़त्म हो गई थी। जो कुछ उन्होंने किया था वो अच्छे से जानती थी। वो शर्मिंदा भी थी, क्योंकि वो कुछ ही नहीं कर पाई थी और अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। क्यों इसने किसी को इस बारे में नहीं बताया? या अल्लाह पाक इस मासूम लड़की को अपने अमान में रखेगा। इसका कोई कसूर नहीं है, मगर मुझे पता होता। कसा अम्मी और वो सब पहले ही कर चुकी है जो वो कह रही थी, तो मैं कुछ करती। मुझे लगा मेरी वार्निंग पर वो रुक जाएगी। अल्लाह पाक प्लीज़ आशिक को कुछ ना हो। वो हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद कर दी, दिल ही दिल में दुआ करने लगी। हॉस्पिटल के पास आ हॉस्पिटल के आसपास खड़े सभी लोगों ने इस दीवाने को देखा, जो इसे बाजू से भरे तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। इसकी सफ़ेद शर्ट पर कहीं कहीं खून लगा था। इसके सिल्के बाल, जो हमेशा जेल से मखसूस अंदाज में बिठाए गए थे, आज बिखर के पेशानी पर आ चुके थे। वो दुनिया जहाँ से बेगाना इसे उठाए अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर्स कहाँ हैं? यहाँ के तजुर्ब तजुर्बाकार इंचार्ज डॉक्टर को बुलाओ। वो खुद को तकती नर्स को देखकर गिराया, जो जल्दी से सर हाँ में हिलाती हुई डॉक्टर को बुलाने गई। एक नर्स डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर लेकर आई थी। इसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए इसका दिल तेजी से धड़का था। इसके सफ़ेद पड़ते हाथों को अपने हाथों में दबाते हुए वो इतने कदम साथ चला था जितने चल सकता था। आईसीयू के दरवाजे पर डॉक्टर ने इसे रोका था। जस्ट सेव मी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओहो, जस्ट सेव हर, अदरवाइज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओफो। वो डॉक्टर को सुर्ख आंखों से देखते हुए बोला। डॉक्टर उसे तसल्ली देकर अंदर गए थे। साहिल साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो लंबा सांस खारिज करते हुए पीछे मुड़ा था। आगा साहब और साहिल साहब हिरब के साथ वहां आ पहुंचे थे। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? शाह बोलो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना वो, बताओ क्या हुआ है उसे? आगा साहब इसकी शर्ट का गिरबान पकड़ते हुए बिखरे लहजे में बोले। साहिल साहब ने उनको रोकना चाहा, क्योंकि वो शाहवीर की हालत देख चुके थे। वो खुद बहुत बड़े सदमे में था। इसने बेतासिर नज़रों से आईसीयू से निकलते डॉक्टर को देखा। आगा साहब भी डॉक्टर की तरफ मतवज्जा हुए थे। सॉरी सर, मैं ये केस नहीं ले सकता। पेशेंट ऑलमोस्ट डेड। इससे पहले डॉक्टर कुछ कह पाते, वो इनके कोट को गिरबान से पकड़ते हुए दीवार से लगा चुका था। क्यों नहीं लोगे ये केस? हाँ, तुम लोग, हमारे फरिश्ते भी लेंगे, तुम्हारे फरिश्ते भी लेंगे अगर इसे कुछ भी हुआ। आई स्वेयर मैं। साहिल साहब ने इसका हाथ पकड़ा, डॉक्टर साहब की गर्दन से निकाला और लहू रंग आंखों के साथ डॉक्टर को देखते हुए पीछे हटा। डॉक्टर ने घबरा कर लंबा सांस लिया। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश, मुझे हर हाल में मेरी वाइफ जिंदा सलामत चाहिए। वो इनकी बात काटते हुए खरत लहजे में धाड़ा। सर, आपकी वाइफ को
स्लो पॉइजन दिया गया था जो धीरे धीरे असर करता है, पहले गले पर असर करता है, धीरे धीरे बॉडी में फैलता है और इतना जहरीला होता है कि 24 घंटों में वजूद के अंदर से खा लेता है। आप प्लीज़ ये इंजेक्शन मंगवा दें, ये भी यहाँ से नहीं मिलेंगे। वो डॉक्टर से लिस्ट लेकर जल्दी से बाहर निकला। साहिल साहब ने आगा साहब के कंधे पर हाथ रखा। वो सर को हाथों में गिराते हुए सर झुका गए थे। हीरब रिसेप्शन पर कुछ पेपर्स भरने चला गया था। वो जल्दी से कबर्ड से अपनी नीली शीशों वाली चादर निकालकर सर पर डालते हुए पर्स उठाती हुई पैरों में ढीली सी जूती डालते बाहर निकली। जब कसा बेगम ने इसे बाजू से पकड़ा था। खबरदार, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की, जा रही हूँ मैं अंकल आगा को सब बता दूंगी और शाहवीर भाई को भी। ये सब आपने और आपकी बेटी ने किया है। जुनैरा हाथ छुड़ाती हुई चीखी। कोई पछतावा नहीं मुझे, इस मनहूस की वजह से मेरी बेटी अपने हक से महरूम हो गई। वो आगा जो हर वक्त मारिया की खैरियत पूछते रहते थे और इस मनहूस नाजायज़ लड़की पर सारी मोहब्बतें लुटा रहे हैं। कसा बेगम ने तिनक कर कहा, वो सारी मोहब्बतें आशिक पर निछावर नहीं कर सकते। आपकी छोटी सी सोच की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। वो मारी के साथ भी वैसा ही रवैया रखते थे। आपकी तंग नज़र की वजह से आज वो लड़की ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। आपकी असलियत से आगा अंकल को बताकर रहूंगी। आंसू साफ करती वो चीख कर बोली और आगे बढ़ गई। ठीक है, जाओ। हीरब ने मेरे कहने पर ये शादी की थी। मेरे कहने पर वो तुम्हें तलाक भी दे सकता है। उनकी बात इसके कदमों को साकत कर गई थी। दिल तेजी से धड़का। वो क्यों उसे खोने का सुनकर डर गई थी। इसकी सी आंखों से आंसू जारी हुए। चादर के नीचे उसने उसके पहनाए लॉकेट को मुट्ठी में दबाया था। ठीक है, उसे तलाक देनी है, मुझे दे दो तलाक, लेकिन आपकी असलियत मैं सबको ज़रूर बताऊंगी। वो तेज़ी से कहती हुई पेशानी पर चादर खींचकर दुरुस्त करती हुई बाहर निकल गई। कसा बेगम को साकित छोड़कर। उसके लेफ्ट और राइट दोनों हाथों पर ड्रॉप्स लगी हुई थी क्योंकि इसका खून बेहद बह गया था। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूटकर कशन में जब सो रहे थे। हम आपको आप बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आ रहा हूँ जानम, बस आपकी आइसक्रीम लेकर बस पहुंच रहा हूँ जानम। एक और आंसू टूटकर कशन में जब सुबह इसकी यादें इसके दिल को अंदर ही अंदर काट रही थी। वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हाथ में डॉक्टर के बताए वो मखसूस इंजेक्शन था में जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था जो इसने आउट ऑफ कंट्री से पर्सनल फ्लाइट के जरिए मंगवाए थे। डॉक्टर को इंजेक्शन थमाए वो आगा साहब के करीब पड़ी वेटिंग चेयर पर बैठा था। आगा साहब जो दोनों हाथ जोड़े पेशानी गिराए आंखें मीचे दुआ कर रहे थे, इसकी मौजूदगी पर आंखें खोलते हुए इसे देख गए। ये जिसने भी किया है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं, जिंदा दफना दूंगा। जिसने मेरी आशिक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है वो जबड़े भीज दिया। लहजे में गर्राया। आगा साहब ने धीरे से हाँ में सर को जनबिश दी। हीरब दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा संजीदगी से उन्हें देख रहा था जब वो तेज कदमों के साथ चलती गैलरी में इंटर हुई थी। शाहवीर समेत सब ने उसे देखा था। इसके पैरों में जूती तक नहीं थी। रास्ते में से गाड़ी नहीं मिली थी। वो चलते हुए यहाँ तक पहुंची थी। वो इसके पैर से भी खून निकल रहा था। शायद रास्ते में से कुछ लगा था। रास्ते में इसका शूज़ टूट गया था जिसे वो वहीं फेंके यहाँ तक पहुंची थी। वो हाँप रही थी। हीरब इससे पहले इसकी तरफ बढ़ता वो जल्दी से शाहवीर की तरफ बढ़ी थी। कैसी आशिक और आप सब? वो इसके करीब रुकती धीमे लहजे में बोली। शाहवीर ने सपाट नजरों से सर को नामे जनबिश दी। वो नम आंखों से आईसीयू को देख गई थी जिस पर रेड साइन का बोर्ड रोशन था। आप मेरी बात सुने। इसका हाथ पकड़ती हाँपती हुई वो जल्दी से बोली। हीरब ने सर नजरों से उसका हाथ पकड़ते देखा। वो सपाट नजरों से उसे देखता हुआ उसके साथ उठकर गया था। हीरब ने उन्हें साथ जाते देखकर मुठ्ठियां बीची मगर कुछ बोला नहीं था। साहिल साहब तस्बीह हाथ में थामे विरत कर रहे थे। उन्होंने शहंशाह साहब को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो शुगर के मरीज थे और मामूली परेशानी पर भी इनका शुगर लेवल हाई हो जाता था जो इनके लिए ठीक नहीं था। दायम ऑफिस में था शांत कैसे के साथ और मरजान और जारा को इतला किसी ने नहीं दी थी। हीरब चलता हुआ गैलरी से गार्डन की तरफ निकल गया था। मुझे आपको कुछ बताना है भाई, ये सब कसा अम्मी ने किया है। उन्होंने ही आशिक को जहर दिया है। वो हाँपती हुई जल्दी से बोली जबकि इस बात सुनकर इसने सरहद से मुट्ठियां बीची थी। इसके बाजू की मसल्स टाइट हुई थी और इसकी पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें बाजी हुई। वो बहुत तकलीफ के साथ जब्त कर गया क्योंकि इस वक्त इसकी एंजल को इसकी ज़रूरत थी। हमें पता था वो कुछ ना कुछ करना चाहती है मगर हमने लापरवाही का मुजाहरा किया। अगर हमने पहले बता दिया होता तो शायद आज आशिक के साथ ये ना होता। वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाती रोकर बोली। वो झपड़े बीचे से सख्ती से कंधों से पकड़ गया था। जुनैरा ने डरते हुए नजरें झुकाई। हीरब ने दूर से इन्हें देखा था। वो इसके कंधे थामे खड़ा था। हीरब ने बेसाख्ता मुठ्ठियां बीची थी।
भाई हमें नहीं पता था वो आशिक को जहर दे चुकी है, वो सर को धीरे से हिलाते हुए रोते हुए बोली। शाहवी ने लंबा सांस लेते हुए इसके कंधे से गिरफ्त हल्की करते हुए से हाथ हटा दिया। जुनैरा ने रोते हुए सर झुकाया था। हमें माफ़ कर दे, इसमें हमारी भी गलती है, वो हाथ जोड़ती हुई बोली। शाहवी ने लम भींच कर सर झटका था। आप जा सकती है, वो सपाट लहजे में बोला। भाई वो ठीक हो जाएगी, हम सब दुआ करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, वो धीमे लहजे में कहती हुई उसे तसल्ली देते हुए बोली। उसने धीरे से सर को हाँ में हिलाया और आगे बढ़ गया। जुनैरा आंखें साफ करती हुई जल्दी से उसके पीछे गई थी। जब गैलरी के दरवाजे के पास खड़े हिरप को देखा, इसकी आंखों में सुर्खी थी। हिरप आप ठीक है, वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली, मगर वो इसका हाथ झटकता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया था। जुनैरा ने नम आंखों से इसे जाते हुए देखा। इसका दिल तेजी से धड़का था। इसे सोच पर के वो क्या वाकई कसा बेगम के कहने पर इसे तलाक दे देगा। ये मरी के सबसे लग्जरी होटल का मंजर था। पूरा होटल रोशनियों से नहाया हुआ था। कीमती मबलूसात ज़ेब तन किए मर्द और ख्वातीन रेड कारपेट के जरिए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। मीडिया का एक झुरमुट कैमरों की रोशनी में था, सबके फोटोज ले रहा था। मेन इंटेरेंस पर एक चमचमाती वाइट मर्सिडीज रुकी थी। सबकी नज़र इस पर थी। गार्ड्स की एक भारी निफरी आसपास तैनात हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते हुए सरहद से बैक सीट का दरवाज़ा खोला। वो एक पैर पूरी वजाहत से गाड़ी से बाहर निकाल चुका था। मीडिया की सारी तवज्जो इस पर थी। वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ मर्सिडीज से बाहर निकला था। इस सिल्की ब्लैक बाल जेल से बिठाए गए थे। इसके हसीन चेहरा कैमरों की लाइट्स पे चमक रहा था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट और इस पर कासोल ब्लैक घुटनों तक आता ओवरकोट और उसके नीचे वाइट स्निकर्स लिए वो सबको अपनी तरफ मतवजा करने की सकत रखता था। लड़कियों का अंदर जाता झुरमट जैसा थम गया था। वह सताइशी नज़रों से इस हुस्न के शहजादे को देख रही थी। जब इसके पीछे वो ऑफ वाइट किनारी वाले सीधे सूट में बाहर आई थी। इसका हाथ थामते हुए वह अंदर की जानिब बढ़ा था। ज़ारा ने घबराई हुई नज़रों से आसपास देखा था। वो इसका हाथ मजबूती से थामते हुए अंदर दाखिल हो गया था। मरजान, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ बहुत लोग हैं। वो उसका हाथ धीरे से हिलाती हुई लहजे में बोली, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। और आसपास लोगों की ग्रीटिंग्स को सर धैर्य से जनबीज देख कर लेता हुआ हॉल में तरफ बढ़ गया था। ओह हाय मिस्टर, यू आर लुकिंग डैशिंग। वो निस्वानी आवाज़ पर दाएं जानिब मुँह मुतवज्जा माजा उसकी पुरानी बिजनेस पार्टनर मीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो जल्दी से उसकी तवज्जो पाकर उसकी तरफ बढ़ी और इसे गले लगाया था। ज़ारा ने आधा मुँह खोला था। वो संजीदगी से मीरा को पीछे हटाते हुए ज़ारा का हाथ पकड़ता उसे आगे कर गया था। मीरू, मीट माई वाइफ ज़ारा मरजान काज़मी। मीरा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ ज़ारा की तरफ हाथ बढ़ाया था, जिस पर वो मुस्कुराई और इसकी गैसर का जवाब दिया था हाथ मिलाकर। मीरा फीका सा मुस्कुराती हुई वहाँ से हट गई थी। कौन थी ये और आपको गले क्यों लगाया इसने? ज़ारा ने उसकी जाते ही मरजान को घूरते हुए पूछा, जिस पर वो मुस्कुराए बिगड़ ना रह सका। ज़ारू, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो इसके कान पर झुकता हुआ धीरे से बोलकर इसे तपा गया। और थी, अब नहीं है। ज़ारा ने उसने सीने पर हाथ बांधते हुए उसकी हैज़ल आंखों में झांकते मुस्कुराकर पूछा, जिस पर उसकी मुस्कान गहरी हुई। वो जवाब देना इसे ही सीखी थी, आखिर बीवी तो वो इसकी थी। ज़ारा, वेट फॉर मी, वो इसे कहते हुए सामने खड़े कुछ मेहमानों की तरफ बढ़ गया, जिन्होंने खुश दिली से उसे गले लगाया। वो वेटर को रोक कर एक गिलास पकड़ चुका था। हाँ, खुद खा पी ले, यहाँ भूख से जान निकली जा रही है। वो आंखें घुमाती हुई आसपास देखती हुई बड़बड़ाई और फिर पास से गुजरते वेटर को रोक कर इसकी ट्रे से एक गिलास उठा गई। आखिर मैं भी इंजॉय करने आई हूँ। वो इसे घुरती हुई गिलास से एक बड़ा सिप ले गई, जबकि इसका पूरा मुंह कड़वा हुआ। क्या बकवास टेस्ट है, इससे अच्छा तो मैं पानी पी लेती। वो आंखें घुमाती उकता कर बोली और इसे देखने लगी, जो संजीदगी से मेहमानों से महू गुफ्तगू था। हमें अकेला छोड़कर खुद गपशप कर रहे हैं। वो ग्लास से दूसरा सिप लेते हुए बड़बड़ाई। जब मरजान की नज़र इसके ग्लास पर पड़ी थी, वह मेहमानों को एक्सक्यूज़ में कहकर तेज़ कदमों के साथ इसकी तरफ बढ़ा और इसके हाथ से ग्लास लिया। ज़ारा, ये क्या हरकत है? वो ग्लास साइड पर टेबल पर रखते हुए मद्दब लहजे में बोला। ज़ारा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। आप भी तो ये पी रहे हैं? वो गाल फुलाए मुंह मासूमियत से बोली, मैं पी लेता हूँ, मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती।
सॉफ्ट ड्रिंक्स ले, ये सब नहीं, वो सरद से बोला। ज़ारा ने उसकी बात पर आधा मुंह खोला। हाय, ये शराब थी? वो होठों पर हाथ रखती हुई हैरत व इस्तजाब से बोली। वो तासिफ से सर झटक गया था। वो ग्लास को देखा जो आधा खाली था। यहीं रुकिए, कहीं नहीं जाना, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़ा था। जब वो वापस आया तो वो अपनी जगह पर नहीं थी। डैम इट, अब ये लड़की कहाँ चली गई? वो ग्लास वहीं छोड़ता हुआ उसे ढूंढने निकल गया था। वो सब आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे, उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। जब कदमों के आहट पर शाहवीर के अलावा बाकी सब ने सर उठाया, मगर वो सर को हाथों में गिराए आंखें मूंदे बैठा था। जुनैरा ने नफरत से कसा बेगम को देखा, जो आंखों में ढेरों आंसू लिए वहां आ पहुंची थी। आगा कैसी है मेरी बच्ची? वो आगा साहब के करीब बैठी थी, इनका हाथ पकड़ती हुई बोली। जुनैरा ने नफरत से सर झटका था। डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए, कुछ पता नहीं, दुआ करो, आगा साहब ने बुझी आवाज़ में कहा। कसा बेगम ने नजरें उठाकर जुनैरा को देखा, जो सीने पर हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए खड़ी इन्हें सपाट नजरों से देख रही थी। हीरब कुछ दूरी पर वेटिंग चेयर पर बैठा जुनैरा को देखकर कुछ सोच रहा था। बेटा, मैं खाना लाई हूँ, सबको दे दो, किसी ने भी डिनर नहीं किया, कसा बेगम ने जार जुनैरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर वो सर्द नज़रों से उन्हें घूरते हुए उनके हाथ से जार ले चुकी थी। सबको खाना सर्व करके वो इसके सामने रुकी थी, जो सर हाथों में गिराए हुए था। हीरब के निवाला तोड़ते हाथ साकित हो गए थे। भाई, आप भी कुछ खा लें। वो हाथ से प्लेट को दूर गिरा चुका था। जुनैरा ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई। खाने की पड़ी है सबको यहाँ वहाँ। मेरी बीवी किस कैफियत में है, अंदाज़ा है किसी को? वो उठते हुए घर आया और खरत नज़रों से सबको देखता हुआ बाहर निकल गया। अंकल, मैं इनको बुला कर लाती हूँ, आप खाना खा लें, आपका बीपी लो हो जाएगा। वह सहील साहब को उठते हुए देखकर नरमी से बोली। हीरब ने इसे जाते हुए देखा। कसा बेगम ने हीरब की आंखों में साफ जलन देखी। वो मुट्ठी भेजते अपनी प्लेट एक तरफ रख चुका था। अच्छा, तो बदगुमान हो रहे हो अपनी बीवी से मेरे बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़की मुझे इस घर से निकालना चाहती है, सुकून से तो मैं इसे भी नहीं रहने दूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हें बदगुमान ही ना करना पड़े। वो हीरब को उठता देखकर सोचती हुई इसके पीछे चली गई थी। भाई, आप प्लीज़ कुछ खा लें। अगर अशिक भाभी को पता चला कि आपने सुबह से नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया है तो वो कितना हर्ट होती। वो सपाट नज़रों से गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। अब क्या चाहती है आप मुझसे? मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दे, मुझे भूख नहीं है। आप वापस अपनी फैमिली के पास जाइए। मैं जानता हूँ आप शर्मिंदा है, लिहाजा मुझे कोई शिकवा नहीं है, आप वापस जाइए अभी। वो बगैर उसे देखे खरत लहजे में बोला। भाई, वंस यू सेव्ड मी, इस दिन अगर आप सही वक्त पर ना आते तो शायद आज से मैं इस तरह सर उठाए यहाँ ना खड़ी होती। इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए नहीं कि मुझे कोई खास हमदर्दी है, मैं सिर्फ आपका एहसान उतारना चाहती हूँ। वो धीमे लहजे में बोली। वो सर्द नज़रों से उसे देखते हुए उठा और अंदर चला गया था। अल्लाह पाक प्लीज़ सब ठीक कर दे, अशिक को जल्दी से ठीक कर दे, इसे अपनी अमान में रखिएगा। वो तारों भरे आसमान पर देखती हुई हाथ जोड़ते हुए बोली। क्या सोच रहे हो बच्चे? कसा बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो जो सपाट नज़रों से उन्हें खड़ा देख रहा था पीछे मुड़ा। कुछ भी नहीं अम्मी, आप बाहर मत रुकिए, ठंडे, चलिए अंदर चलते हैं। हीरब वो अंदर की तरफ बढ़ा था जब कसा बेगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए से रुका। जी अम्मी जान, मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ वो शाहवीर की इतनी हमदर्द क्यों है। हीरब ने लब भींचे थे। बेटे, मैं देख रही हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, इसे तुम्हारी परवाह नहीं है, इस लड़की की परवाह तुमसे ज़्यादा कर रही है। हीरब ने नज़रें झुकाए, सर को झटका था। हाँ, मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है इनके दरमियान, ये सब बहुत पहले से चल रहा था। यकीनन हो सकता है वो मिले हो। हीरब ने सर उठाकर कसाब बेगम को देखा, जो जब से इसे वो लम्हा याद आया जब वो जुनैरा को बचाने गया था, मगर वो पहले से ही उसके साथ मौजूद था। हीरब ने जबड़े भींचे थे। वो तासिफ से सर झटक कर वहाँ से निकल गया था बिगैर एक लफ्ज़ कहे। कसा बेगम ने धीमी मुस्कान होठों पे सजा कर इसे देखा, जो जुनैरा के पीछे ही गया था। अगर आज इसे कुछ हो गया मैं भी इसके साथ मिट जाऊंगा। मेरी जीने की वजह वो लड़की है। मेरे मालिक, अगर मुझे इससे जुदा ही करना था तो इसे मेरी ज़िंदगी में भेजा ही क्यों था? मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे पास कोई नेकी नहीं है ना, लेकिन मैं मोहब्बत साफ दिल से की है, तो फिर कैसे वो मुझसे अलग हो सकती है? आप मुझसे मेरी जीने की वजह मत छीने। मेरे परवरदिगार मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दे। मैंने आज तक आपसे दुआ में कुछ नहीं मांगा, ना ही आपसे शिकवा किया, क्योंकि मैं बचपन में मेरे वालिदैन के मोहब्बत भरे ठंडे साए से महरूम रहा। यकीनन ये मेरी किस्मत थी, जिस पर सब्र शुक्र पढ़कर मैंने वो लम्हे काटे।
लेकिन अब मेरी ज़िंदगी इस लड़की से जुड़ गई है। मुझे मेरी अशिक लौटा दे मेरे मौला, मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दे। वो घुटनों पर बाजू रख के अपना सर हाथों में गिराए आंखें भींचे अपने रब से मदद तलब कर रहा था। वो बेड पर साकित पड़ी हुई थी। गुजरते वक्त के साथ इसकी सांसें मध्यम पड़ रही थी। डॉक्टर्स ने बेबस खड़े थे। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, मगर सब नाकाम हुआ था। वो जहर नहीं निकाल पाए थे इसके जिस्म से। इसके जहन में अब तक के सारे लम्हात किसी धुंधलाई फिल्म की तरह चल रहे थे। मुझे मार देती, मगर खुद की जान लेने की कोशिश की तो तुमने क्यों? कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हारे बगैर जी लूंगा मैं? कुछ भी नहीं हूँ मैं, बेबस हूँ मैं। मुझे इसी वक्त मार देती ना, फिर मुझे तुमसे शिकायत ना होती। तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की। अशिक ने हाथ को गाल पर रगड़ कर आंसू साफ करते हुए उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया, मगर वो इससे 2 कदम पीछे हट चुका था। उसने पिस्तौल निकाला था। अशिक ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। वो डर गई थी। शायद वो इसे खुद पर गोली चलाने की सज़ा देना चाहता था, मगर इसने पिस्तौल अपने सीने के मुकाम पर रखकर अशिक की टांगें लड़खड़ाई थी। नफरत करती हूँ ना मुझसे? मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ। ट्रिगर पर उंगली रखते हुए इसने सपाट लहजे में कहा और गोली चलाई। बेड पर पड़ा इसका मशीनों में जकड़ा वजूद नजर उठा था और इसके मुंह से खून सफ़ेद फॉर्म के साथ निकला था। सभी डॉक्टर्स और नर्स ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। वो कांपता हुआ हाथ हलक पर रखकर आंखें वाह करते हुए करहा गई थी। हमारा गला दुख रहा है, वो धीमे लहजे में करहा गई। डॉक्टर्स ने नर्स को इशारा किया था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और टिश्यू से उसका चेहरा साफ किया और आंखें खोल चुकी थी। इट्स मिरेकल, पूरा पॉइजन वोमिटिंग के जरिए निकल गया है, डॉक्टर ने नर्स को इशारा करते हुए कहा। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर आईसीयू से निकलते हुए डॉक्टर को देखकर, शी इज़ सेफ मिस्टर शाहवीर, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, वो खतरे से बाहर है। वो सुकून का सांस ले चुका था। क्या मैं अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ? आगा साहब देखिए, फ़िलहाल इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त और जहर ने इनके गले को बुरी तरह डैमेज किया है, इसीलिए वो कुछ दिन बोल नहीं पाएगी और हमें डायलाइज करनी होगी ताकि रिमियनिग ब्लड प्योर हो जाए। आप सब प्लीज़ वेट करें। डॉक्टर इतना कहकर वार्ड बॉय के साथ वहाँ से गुजर गए थे। इसाहिल साहब ने से सीने से लगाया था। वो हल्का सा मुस्कुराया था। आगा साहब ने उसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुराए थे। कितने वक्त बाद वो इस तरह मुस्कुराया था। क्या हुआ है बाबा? जुनैरा ने आगा साहब को देखते हुए पूछा। बच्चे, अशिक ठीक है? सच में अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है। वो हाथ जोड़ती हुई मुस्कुराई। पीछे खड़ी कसा बेगम साकित हुई थी। वो उल्टे कदम पीछे हटी थी बगैर किसी की नज़र में आए। मैं घर इतला देती हूँ, जुनैरा ने मुस्कुराकर फ़ोन निकालते हुए कहा और कॉल मिलाते हुए बाहर निकल गई। शाहवीर ने ग्लास विंडो पर हाथ रखते हुए इसका मशीनों में जकड़ा हुआ नाजुक सा वजूद देखा और आंखें मूंद दी। सुकून से सो रही थी। व्हाट द हेल! वो जल्दी से तेज तेज कदम उठाता हुआ इसके पास आया था, जो शैलिंग पर चढ़ी हुई हाथ खोले उड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके यूं खुद को पकड़ने पर वो चौंकी, मगर इसे मौका ना देकर वो इसे उठा चुका था। सड़ू, नीचे उतारो, हमें उड़ना है। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चीखी। मरजान ने आंखें घुमाई थी। बेवकूफ़ लड़की, कहाँ था सॉफ्ट ड्रिंक पियो। वह उसका मासूम चेहरा देखते हुए संजीदगी से बड़बड़ाया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पकड़कर खींच गई। वो बेचारा उसे उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि वो नशे में थी और वो इस वक्त बेहतर यही था कि वो घर निकल जाते। नहीं जाना हमें, नहीं जाना, हमें नहीं जाना। इसके सीने पे मुक्के बरसाती वो चीखी। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, मगर वो जल्दी से कार से निकलकर एक तरफ भागी थी। ज़ारा, वो दबे लहजे में कराया। वो दुपट्टा उतार कर फेंकती हुई इससे आगे भाग गई थी और वो बेचारा इसे पकड़ने के लिए पीछे तेज कदमों के साथ चल दिया था। इसका दुपट्टा उठाता हुआ वो आगे भागते हुए खुशी से झूम कर बोली थी, साथ ही चकरा कर लड़खड़ाई थी जब वो इसके थाम गया था। हमें छोड़ दे हैंडसम, हमें खेलना है। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोली, जबकि इसके लफ्ज़ हैंडसम पर वो सुर्ख पड़ा था। वो इसे मासूम सी लड़की समझता था। भला वो इसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती थी इसके लिए। क्या कहा आपने? वो इसे बाजू से पकड़ते हुए संजीदगी से बोला। हमने कहा हैंडसम, हमें खेलना है। वो इसका कोट पकड़ती हुई चबा चबा कर बोली। मरजान ने बेसख्ता मुस्कुराया था। अच्छा चलिए हम घर चलते हैं, माँ खेलेंगे मिलकर, वो नरमी से बोला, जबकि इसने मासूमियत से होठ पाउट किए थे। वो कौन है? मरजान ने उसकी उंगली की समझ देखा। वो जल्दी से उससे अलग होकर भाग गई थी। मरजान ने लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया था। हमें पकड़ो, वो उसे चिढ़ा कर आगे भागती हुई बोली। मरजान ने आंखें सुकेड़ी थी। आज रात यकीनन वो इसे भगा भगा कर हलकान करने वाली थी।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, रब पाक का करम है, वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे, हम हॉस्पिटल में ही हैं अभी। वो आफरीन बेगम को मुतमईन करके कॉल मुंतक करके वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी थी जब हिरम ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ते हुए उसे पीछे को खींचा था। वो गिरते गिरते बची थी। अफसोस नहीं हो रहा तुम्हें? वो बच गई। वो उसे देखता तंजिया लहजे में बोला। जुनैरा ने सर्द नज़र से उसे देखा। जब से वो हॉस्पिटल आया था उलझा हुआ था, उसके साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा था। क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम मतलब की बात करती हो, अच्छी लगती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले तुम मरजान के पीछे थी, फिर तुम इसके बड़े भाई के पीछे पड़ गई हो और इतनी गिर गई कि वहां उसकी बीवी मरने को थी, यहाँ तुम लोग हॉस्पिटल के गार्डन में इश्क लड़ा रहे थे। वो जख्मी लहजे में बोला। जुनैरा ने सुर्ख भवो का चेहरा लिए उसे देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। हीरब, ये आप कह रहे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो सदमे से डूबती हुई आवाज़ में बोली थी। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं देख रहा हूँ, ना जाने कब से तुम्हारे दरमियान ये सब चल रहा है। पहले तुम्हें कोई किडनैप करता है और वहाँ मुझसे पहले वो वहाँ पहुँचकर तुम्हें बचाता है और तुम्हें घर ही खुद छोड़ने की दावत देता है। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तुम अच्छी बीवी का ड्रामा करते हुए मेरे साथ चल देती हो। वो उसके कंधे में उंगलियां धंसाए दांत पीस कर बोला। जुनैरा की आंखों से आंसू कतरे की तरह उसके गाल पर गिर रहे थे। और जब तुम्हारे यार को घर में खुला पास मिल जाता है फिर तुम इसके आगे पीछे घूमती हो, और हॉस्पिटल में तो तुम्हें खुली छूट मिल गई थी। अंधा हूं मैं, बोलो, नजर नहीं आता मुझे, बोलो। इसका चेहरा हाथ में जकड़े वो जबड़े भींचते हुए बोला। हीरा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं मानती हूँ हमारे रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सब ठीक हो गया था ना? एग्जैक्टली exactly. तुमने ऐसा देखा, सब ठीक हो गया। मुझसे मोहब्बत करने की झूठे ड्रामे किए हैं और अपने यार के साथ भी ताल्लुक रखा। जुनैरा ने उसका हाथ झटका था नफरत से। वो जख्मी शेर की तरह दोबारा से कंधे से दबोच गया था। मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ अपने यार के पास। फिर हिरम ने भी सिर्फ अपनी आपसे मोहब्बत करती हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? वो रोते हुए तड़प कर बोली थी। हिरब की गिरफ्त नरम हुई थी। वो रोती चली गई थी। इसका चेहरा सुर्ख भवों का चेहरा हो चुका था। रो रो कर चादर से आंसू साफ करती हुई वो इसे बेबस नजरों से देखकर वहां से जा चुकी थी। हिरब ने आंखें मीचे लंबा सांस लिया था। वो किसी की कॉल पिक करते हुए वहां से एक जानिब चल दिया था। डॉक्टर ने 2 घंटे बाद इसे मिलने की इजाज़त दी थी। रात के 2 बज रहे थे। सहील साहब और आगा साहब को इसने बहुत मन्नत समाजत के बाद घर भेजा था, ये कहकर कि वो वहाँ है, सब ठीक है। जुनैरा हीरब वहाँ ही रुके थे। आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। वो दबे कदमों के साथ अंदर आया था ताकि आहट की वजह से इसके सुकून में खलल ना पड़े। वो बस इसे देखना चाहता था एक बार। इसके क्लोन की हल्की महक आईसीयू में फैली थी। आंखों को धीरे से वार करते हुए उसने अपनी मशीनों में कैद दाई हाथ इसकी जानिब उठाया था, जिसे वो एक ही पल में थाम चुका था। रिलैक्स। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसके चेहरे करीब चेयर पर रखते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। अशिक की आंखों से आंसू टूट कर कशन में जब से हुआ। डोंट क्राई माई एंजल। उसकी पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत से बोला। मुसलसल आंसू उसकी आंखों से टूट रहे थे। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे शहरी, हम दूर नहीं जाना चाहते आपसे। वो दिल में ही कह पाई थी क्योंकि बोलने की कोशिश में इसे अपने हलक में सुइयां चुभती महसूस हुई थी। नम आंखों से इसने उसका हुलिया देखा। सफ़ेद खून से रंग शर्ट, पेशानी पर बिखरे बाल, जर्द रंग चमक सी आ रही वो नीली आंखें। कुछ घंटों की जुदाई ने शाहवीर हैदर काजमी का क्या हाल किया था। एक और आंसू उसकी आंख से टूटा। वो धीरे से हाथ उठाकर उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए सिसकी थी, क्योंकि वो आज कहीं से भी शाहवीर हैदर काजमी नहीं लग रहा था। वो तो कोई करीब लुटा हारा शख्स लग रहा था। आई नो, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता आपको छोड़कर। लेकिन आपका शहरी थोड़ी देर में दोबारा फ्रेश होकर हैंडसम बन जाएगा, डोंट वरी। वो उसके हाथ पर लब रखते हुए बोला, गंभीर लहजे में बोला। अशिक ने नम आंखों के साथ हल्की सी मुस्कुराई थी। नर्स अंदर आई थी। इन दोनों को साथ देखकर वो मुस्कुराई थी। इसके ड्रॉप्स उतार कर वो इससे सुकून का इंजेक्शन देकर चली गई थी। वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था और वो इसे देख रही थी। आप ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। इसके बाल सहलाते हुए वो नरमी से बोला। इसने अपने हाथ धीरे से हलक पर रखा था। वो बताना चाहती थी कितनी तकलीफ़ हो रही है उसे हलक में। मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से ये सब हो गया। अगर मैं आपके साथ होता तो ये सब ना होता, लेकिन आई प्रॉमिस, ये जिसने भी किया उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो दिल में अहद करते हुए सोच चुका था। वो हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा कर गई थी, जहां
पर जुनैरा खड़ी थी। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उसे देखा। वो अंदर आई थी। आशिक धीमी से मुस्कुराई थी उसे देखकर। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जुनैरा ने उसका हाथ थामते हुए बोला, मुस्कुराकर कहा। आशिक ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया। हमने कहा जाने दे हमें, वो मुंह बनाते हुए, जबकि वो उसके हाथ से उसके दुपट्टे में बांध चुका था। कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी बैठे रहे, वरना मुंह पर भी टेप लगा दूंगा। वो ड्राइविंग करते हुए संजीदगी से बोला। ज़ारा ने उसके गियर शिफ्ट पर रख के हाथ को पैर मारा था जिस पर वो भवें सुकेड़ गया था। हम ड्राइविंग नहीं करने देंगे आपको, हमें चॉकलेट खानी है। अभी इसी वक्त गाड़ी रोकी है, वो मुंह बसोर कर बोली। मरजान ने संजीदगी से गाड़ी रोकी थी। ज़ारा मुझे गुस्सा दिलाना बंद करें। और अब की बार संजीदगी से बोला, जिस पर ज़ारा की आंखों से आंसू के फव्वारे छूट पड़े। आप बहुत खड़ूस से, बिल्कुल प्यार नहीं करते हमसे, आप कोई बात नहीं मानते हमारी। हमारा जान तो हमारी हर बात मानता था। वो विंडो की तरफ खफा होकर रुक करते मनमनाई। मरजान गाड़ी को लॉक लगाकर बाहर निकल गया था। ज़ारा ना मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए से दिखा। वो वापस एक बहुत बड़े पैकेट के साथ आया था जिसमें हर किस्म की चॉकलेट थी। हमारे हाथ खोलो जल्दी, वो खुशी से उछलती हुई बोली। मरजान ने मुस्कुराकर उसके हाथ खोले। वो 2 चॉकलेट एक साथ खोलकर खाने बैठी थी। निकम्मी लड़की, वो इसे बच्चों की तरह चॉकलेट खाता देखकर मुस्कुराया, जबकि इसकी बात सुनकर ज़ारा ने चॉकलेट वाला हाथ इसके गाल पर लगाया था। मरजान ने आंखें सुकेड़ी थी। हाँ हाँ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वो दूसरे हाथ को इसकी दूसरी गाल पर मल चुकी थी। वो ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो खामोश ही रहा। गाड़ी अपने होटल के सामने रोककर इसने देखने लगा, जो मासूमियत से उसकी तरफ दोनों बाजू कर गई थी। मरजान ने मुस्कुराते हुए से उठाया। आसपास खड़े लोगों ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा। वो इसकी लंबी नाक को पकड़े खींच रही थी, मगर वो बेबस सा उसे उठाए बस होटल के अंदर की तरफ बढ़ रहा था ताकि इसे लोगों की नज़रों से दूर ले जा सके। क्या हुआ मम्मा, आप वापस आ गई हैं? क्या वो मर गई? मारिया ने बेड से उतरते हुए कसा बेगम को कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए देखकर पूछा। अरे निकम्मी, जुनैरा ने शाहवीर को सब बता दिया। मैंने आगा से डर रही हूँ, इसने तो इस वहशी जुनूनी इंसान को बता दिया, ना जाने क्या करेगा अब वो। कसा बेगम ने माथा पीट कर कहा, जबकि मारिया का मुंह खुल चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, आपने आशिक को जहर दी थी। आपने सोचना चाहिए था ना कि जब शाह को लेकर चला जाएगा तब क्या होगा। वो थूक निगलते हुए बोली, जबकि कसा बेगम ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। दिमाग ठीक है तेरा? मैंने ये सब तेरे लिए किया, माँ के साथ देने के बजाय पीछे हट रही है। कसा बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मेरे हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए, वो मेरे टुकड़े कर देगा। आई स्वेयर मम्मा, आप इसे एक बार करीब से देखिए तो बेशक बहुत प्यारा है, लेकिन गुस्से में कोई जुनूनी जानवर लगता है जो किसी का भी उधेड़ कर खा जाएगा। आशिक के साथ ही ठीक है, वो मुझे अपना कीमा नहीं बनवाना इससे। मारिया ने अचंभे से कहा। मनहूस, तू मुझे पहले बता देती, तेरी वजह से मैंने इस कमजात को जहर दिया। कसा बेगम ने सदमे से उसके कंधे पर झंझोड़ कर कहा। मैंने आपको नहीं कहा? मुझे नहीं चाहिए शाहवीर, मेरी पनाह, मेरे फरिश्तों की पनाह। ऐसे डेंजरस बंदे के साथ मैं नहीं रह सकती। इसका एक थप्पड़ ना जाने मुझ मासूम के साथ क्या कर डाले। वो गाल पर हाथ रखते हुए तसव्वुर कर गई। कसा बेगम ने खुड़ी नज़रों से उसे अपने नालायक बेटी को देखा था, जो 1 मिनट से अपने ट्रैक से हट गई थी। अब कहाँ जा रही है मम्मा? वो इनको चादर पहनते देखकर पूछने लगी। मरने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? कसा बेगम ने तनक कर कहा, जिस पर मारिया ने मुंह का जाविया बिगाड़ा था। वो हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी के नीचे रखे उसे देख रहा था, जो होनक बनी उसे देख रही थी। क्या लगा मेरे चेहरे पर ज़ारा? वो फट पड़ा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल उसे देख देख कर तपा रही थी। आप बहुत बुरे हैं, हम आपको मोहब्बत की नज़र से देख रहे थे, आपको वो भी रास नहीं। वो होठ सुकेड़ती खफा लहजे में बोली। मरजान ने संजीदगी से उस बेशरम को देखा। आप सो जाइए, और आज कुछ आपने मुझसे कहा है वो कल आपको एक एक बात बताऊंगा। आपको शर्मिंदगी होगी, लिहाजा अब भी वक्त है, आप सो जाइए। हमें क्यों शर्मिंदगी होगी? हम अपने शौहर के साथ क्या ऐसी बातें नहीं कर सकते? वो जल्दी से उठती हुई उसके गले में बाजू डालते हुए लाड़ से बोली। मरजान चौंका। कैसी बातें? वो चौंकते हुए बोला। ऐसी वैसी? वो आंखें घुमाते हुए हंस पड़ी। मरजान का चेहरा सुर्ख पड़ा। हाय मेरे इनोसेंट शौहर तो ब्लश करने लगे। वह उसके गाल खींचती हुई मुस्कुराई थी। मरजान तो चौंक ही गया था। वैसे वो इंतहा की मासूम थी, वो और अब जो कुछ वो बोल रही थी वो सुनकर और सुर्ख पड़ रहा था। एक बात बताइए, वो दिलचस्पी से बोला। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए आईब्रो उठाते हुए उसे देखा। मैं आपको कैसा लगता हूँ? सच सच बताइए आप। हाँ मैं।
आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन आप सड़ियल भी हैं। लेकिन हम बहुत प्यार भी बहुत करते हैं आपसे, क्योंकि आप हमारी जान हैं, हमारी जान। वो मुस्कुराते हुए बोली। मरजान के दिल को ठंडक पहुंची थी। और हम आपको कैसे लगते हैं? वो इसकी हेजल आंखों में देखते हुए इस्तफसार करने लगी। आप मेरे लिए वही यूसर हो जिसके बारे में युस्र युस्र हो जिसके बारे में रब फरमाते हैं, इन्ना मआ अल उसर युसरन। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ, तुम युसर ही हो। आसानी, सुकून। देखोगी, गहरी खाई से निकलकर मिल जाने वाली राहत। वो उसकी पेशानी पर लब रखते हुए मुस्कुरा कर बोला। ज़ारा ने सताइशी नज़रों से उसके हसीन चेहरे को कुछ देर देखा, फिर उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए उसे देखा। वो थोड़ा सा झुका था क्योंकि ज़ारा की हाइट कम थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर होठ रखते हुए बोली, आज आप हमारे जान लग रहे हैं, वही जान जिससे उसकी ज़ारा बहुत प्यार करती थी। खड़ूस? मरजान काज़मी नहीं। वह मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा गया था। उसकी चौड़ी पुश्त पर बाजू का घेरा बनाते हुए वो उसकी सीने से लग गई थी। वह सुकून से आंखें मीच गई थी। आई लव यू सो मच माई लव। आई लव यू टू जान, वो धीमे लहजे में कहती हुई उसे दुनिया जहाँ का सुकून बख्श गई थी। कितने सालों बाद इसने उसे जान कहा था। यकीनन आज इनके दरमियान वो सारी गलत फहमियाँ बिल्कुल मिट गई थी जिनकी वजह से वो थोड़ी दूरी पर थे एक दूसरे से। अगली सुबह इसने धीरे से आंखें बांध की थी और सामने उसे चेयर पर बैठे बैठे सोता देख वह हल्की मुस्कुराई थी। वो सर एक तरफ गिराए आंखें मूंदे हुए बैठा था। यकीनन वो पूरी रात इसके पास ही बैठा था। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को शहरी? हमारा बचपन तो प्यार के लिए तरसा है। हमारे पास माँ नहीं थी। दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ देखते हुए हमारा दिल बेहद दुखता था। आखिर हमारी माँ क्यों नहीं है? हमेशा ही हम अल्लाह पाक से पूछते थे, आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था हमारा जो हम माँ की मोहब्बत से महरूम रहे। लेकिन आपके मिल जाने के बाद हमें कोई कमी नहीं रही। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बेहतर की जगह बेहतरीन से नवाज दिया। इतना प्यार दिया आपने हमें, इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है किसी को शहरी? कोई किसी कैसे कर सकता है? आंसू उसकी घनेरी पलकों को भिगो चुके थे। वो नीम आंखों से उसे देखते हुए सोच रही थी। उसका रफ हुलिया देखकर इसे बेहद तकलीफ हो रही थी। कितना ख्याल रखता था वो अपने लुक का। वो शाहवेर हैदर काज़मी अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता था। आज किस हालत में था? इतना रफ सादा हुलिया, उस सिल्की बाल उलझे बिखरे हुए थे। उसके हसीन नकुश चेहरे पर बेहद थकन थी। बियर्ड हल्की सी बड़ी हुई थी। पहले से उसकी वाइट शर्ट का रंग रफ वाइट हो गया था। कितना बदल गया था वो एक दिन में ही उससे दूर रहकर। खुद पर इसकी नजरें शायद वो नींद में ही भी महसूस कर चुका था। खुमारदार पलकें जो नीली आंखों को ढांपे हुई थी धीरे से उठी थी। उसकी परकशिश आंखों ने सामने लेटी इस मासूम नकुश चेहरे वाली लड़की को देखा जो इसे जीने की वजह थी, और फिर उसका हुलिया देखकर रो दी थी। उसके आंसू अपनी हथेली से साफ करते हुए वो संजीदगी से उसका हाथ थाम चुका था। मत रोया करे अंजल, बहुत हर्ट होता है। वो उसकी ग्रीन आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में बोला। आशिक ने लब भींचकर धीरे से सर को हाँ में हिलाया और हाथ को धीरे से उठाकर इसके रफ शर्ट की तरफ इशारा किया। मैं चेंज कर लूँगा एंजल, डोंट वरी। आशिक ने धीरे से सर को हाँ ना में हिलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया था। जैसा कहना चाहती हो अभी चाहिए। ओके एंजल, मैं जाता हूँ। उसका हाथ नरमी से वापस रखता हुआ उठा था और बाहर चला गया था। ये आपके गार्ड्स देकर गए हैं, जुनैरा ने उसे बाहर निकलते देख कर कहा। वो संजीदगी से हाँ में सिर हिलाकर इससे बैग लेकर फ्रेश होने चला गया था, जिसमें इसके कपड़े थे जो इसने जबीर को कहकर कल रात मंगवाए थे। हिरब जो पीछे वेटिंग एरिया पर बैठा था नजरें उठाकर फोन थाम कर बाहर निकल गया था। जुनैरा भी उसके पीछे गई थी। आपने तलाक के पेपर्स बनवा लिए? जुनैरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो सदमे से साथ लगे दरख्त के तने को पकड़ गई थी क्योंकि इसमें ठहरने की सकत ही नहीं रही थी। ये सुनकर सर में शदीद दर्द हो महसूस करके इसने आंखें खोली। सर को एक जानिब से थामते हुए उठी और आसपास देखा। वो एक पुराने से कमरे में थी जिसकी दीवारों पर टेढ़े तिरछे हुर्फ लिखे हुए थे। कसा बेगम ने डरते हुए एक कोने में देखा जहां हरकत हुई थी। वह चीखते हुए पीछे हुई थी। एक सफ़ेद कपड़ों में मबलूस बिखरे बालों वाली औरत उसकी जानिब दोनों हाथ बढ़ाए
पड़ी थी। दूर हट मेरे से। वो इसे धक्का देते हुए जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी थी और दरवाजे को पीटने लगी। एक खबरदार, जो अब तूने दरवाज़ा बजाकर मेरा दिमाग खराब किया। पागल जाहिल औरत, जा बैठ जा कोने में। बाहर से एक भारी नौजवानी आवाज़ आई। ये मैं कहाँ हूँ? कसा बेगम ने चीखते हुए पूछा। तू पागल है और तू इस वक्त पागल खाने में है और कहाँ है हो सकती है? वार्डन औरत ने कह कहा लगाकर बताया। कसा बेगम ने खौफ से पीछे देखा। जहाँ वो औरत बैठी दीवार को नाखूनों से खरोच रही थी। डर की एक लहर इनके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। वह सदमे से चीखते हुए दरवाज़ा पीटते बोली, जबकि दरवाजे के बाहर से बस कहकहा ही सुनाई दिया। जा आराम से बैठ जा अपनी बिरादरी की औरतों के साथ। कसा बेगम ने चादर से पेशानी से पसीना साफ किया और कोने में बैठकर सब याद करने लगी। कल रात वो जब घर से निकली थी, किसी ने रास्ते में उनके चेहरे पर रुमाल रखा था और इसके बाद का इन्हें कुछ याद ना आया। अरे तेरा फोन है ये। ओहो, तेरे लिए फोन आया है ये। वार्डन औरत ने अंदर दाखिल होते हुए इसकी तरफ फोन बढ़ाकर कहा। कसा बेगम ने कांपते हाथों के साथ जल्दी से फोन लिया था। कैसी हैं आप? उम्मीद है अपना नया घर पसंद आया होगा। फिक्र मत करें, आपका सच घर बता दूंगा। सब यही समझेंगे कि आप खुद से ये घर छोड़कर गई हैं। जितनी गिरी हुई हरकत की आपने, अगर आप मेरी चाची ना होती तो शायद इस वक्त आप कब्र में पड़ी होती, क्योंकि जो भी मैली नज़र से मेरी मोहब्बत की तरफ देखेगा उसे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। कसा बेगम का चेहरा सुर्ख भभोका हुआ था, गम व गुस्से से। और अगर मेरी आशिक को कुछ हो जाता, आप यकीनन इस वक्त जिंदा ना होती। वो सही सलामत है मेरे साथ, और आप वहाँ रहने की आदत डाल लें, कोई लेने आने नहीं आएगा। आपको अपनी बची कुची ज़िंदगी आपने वहाँ ही काटनी है, क्योंकि आप एक ज़हनी मरीज़ा हैं और आप जैसे मखलिस लोगों के लिए ये बेहतरीन जगह है। अब आप सही मायनों में समझ पाएंगी अपनी कैफियत को, क्योंकि इस वक्त आप अपनी जैसी औरतों में मौजूद हैं। ऐसा मत करो बेटे। वार्डन ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा था। चल आराम से बैठ अब। कमरे का दरवाज़ा धार से बंद करती हुई वह तंज कर गई। कसा बेगम ने सदमे से दीवार से टेक लगाते हुए आंसू बहाए थे, जबकि वो पास बैठी इस औरत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से उठकर उससे दूर जा बैठी। हाँ हाँ, वो औरत उन्हें डरता देखकर तालियां बजाने लगी। कसा बेगम खौफ से कांप पड़ी। वह हंसते हंसते अचानक ही चीखी। कसा बेगम ने झरझरी ली। वो औरत अब अपने बाल मुट्ठियों में पकड़े खींच रही थी और वो हंस रही थी। कसा बेगम ने नफरत से रुख मोड़ा था। मैम प्लीज़ पी ले, थोड़ा सा ही सही, फिर आपको मेडिसिन देनी है। नर्स जूस का गिलास उसके होठों पर लगाती हुई बोली, जबकि वो मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए सर झटक गई थी। रहने दे, मैं करता हूँ, वो संजीदगी से कहता हुआ अंदर आया था। आशिक ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो सही मायनों में हुस्न का शहजादा ही था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, बालों को नफासत से बनाया गया था। नर्स ने जूस का गिलास वापस ट्रे में रखा और बाहर निकल गई। एंजल अब ठीक है? वो संजीदगी से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। आशिक ने मुस्कुराते हुए सर को धीरे से हाँ में हिलाया था। ओके, अब आप मेरी बात माने और ये पी लें। वो जूस का गिलास उठाते हुए उसकी जानी बढ़ाता हुआ बोला। आशिक ने लब भींच डाली। शाहवी ने सपाट नज़रों से उसे देखा, जो हलक पर हाथ रख गई थी। अभी भी दुख रहा है? वो सर को हाँ हिला गई थी। ओके, क्या चाहिए आपको? इसकी पेशकश पर वो मुस्कुरा गई थी, हाथ से बाहर का इशारा कर गई थी। आपको बाहर जाना है? वो विंडो की तरफ देखता बोला। आशिक ने सर को हिलाया था। ओके चलिए। वो उसे नरमी से बेड से उठा चुका था। आशिक का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। वो उसे उठाए बाहर गार्डन की तरफ निकल गया था। रास्ते में बहुत से लोगों ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा था। वो दोनों लगते ही इतने प्यारे थे, एक साथ लोग सराय बगैर नहीं रह सकते थे। आशिक ने गुलाब के फूलों के पास पड़े सीमेंट के बेंच की तरफ इशारा किया था। वो इसे नरमी से बिठा चुका था। आशिक ने हाथ से इसे करीब बैठने को कहा। वो मबहम सा मुस्कुराया था इसके साथ बैठते हुए। आशिक ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया था, वो जो गहरी सोच में डूबा था। सर झटक कर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए सामने से आते आइसक्रीम वाली की तरफ इशारा कर चुकी थी। आपको आइसक्रीम चाहिए? वो मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिला गई थी। वो इसके लिए आइसक्रीम लेने चला गया था। आशिक ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। शायरी बहुत अच्छे हैं आप। इतनी अटेंशन और प्यार तो हमें कभी नहीं जिंदगी में नहीं था। वो इसे अपनी जानिब आइसक्रीम उठाए बढ़ता देख मुस्कुराते हुए दिल में बोली, वेट में खिलाता हूँ। वो इसके हाथ को नरमी से थामता हुआ इसके करीब बैठता हुआ बोला। आशिक ने मोहब्बत भरी नज़र से उसका हसीन नकुश चेहरा देखा, फिर मुस्कुराते हुए इसके हाथ से आइसक्रीम खाने लगी।
बेटा खाना तो खाकर जाओ। नहीं चाची जान, लेट हो रही हूँ। वो चादर खींच कर पेशानी पर करती जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली, मगर सामने देखते हुए वो रुक गई थी। उसके चेहरे से मुस्कान 1 मिनट में गायब हो गई थी। अरे मेरी बहू बहू बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? समीरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रख के मुस्कुरा कर कहा। साले ने आफरीन बेगम की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उठकर उन्हें खुश दिली से मिली थी। आइए बैठिए, आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत थी? आफरीन बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाने की बात पूछा। साले ने घबरा कर घड़ी पर टाइम देखा था। पेपर शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा रहता था, इसे जल्दी पहुंचना था। आफरीन, मैं इसी हफ्ते निकाह करवाना चाहती हूँ साले और काशिफ का, और मैं तो अंगूठी भी लाई हूँ। मलाई का बेटा अंगूठी निकालो हो ना। जी मम्मा। उनकी बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए पर्स से रिंग निकाली थी। आफरीन बेगम ने बेबस नजरों से पास खड़ी साले को देखा, जिसने दोनों हाथों को सख्ती से आपस में पेवस्त किया था। आओ बेटा, समीरा बेगम ने उसकी तरफ हाथ देकर कहा। साले ने गड़बड़ा कर नजरें झुकाते हुए खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। सॉरी, वो भाई की कॉल आ गई है, मैं सुनकर आती हूँ। वो घबराते हुए फोन को कान से लगाए एक जानिब बढ़ गई थी। समीरा बेगम ने हैरत से उसे देखा। आफरीन बेगम ने बेबसी से उंगलियां चटकाई थी, क्योंकि साले ने तो इनको साफ मना कर चुकी थी और वो समीरा बेगम को साफ इनकार नहीं कर पाई थी। आफरीन बेगम, इससे पहले कुछ कहती समीरा बेगम ने उन्हें शादी की बातों में उलझा गई थी। आंसू साफ करती हुई वो आज जल्दी से आगे बढ़ी थी और किसी से टकराई थी। उसके हाथ से फोन नीचे गिरा था। साले ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मबलूस था। लब भींच कर इसने नीचे झुककर अपना फोन उठाया था और आंखें रगड़ती हुई एक जानिब बढ़ने को थी, जब इस सामने से आते काशिफ को देखकर रुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो काशिफ को देखकर चादर दुरुस्त करती हुई पजल होकर नजरें झुकाई बोली। काशिफ ने सर्द नजरों से नदीम को देखा, जो पीछे हटने को था। तुम कौन हो? और उसे देखते हुए बोला। नदीम ने सपाट नजरों से साले को देखा और बगैर जवाब दिए पलटने को था। जब काशिफ ने इसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ा था, नदीम ने सपाट नजरों से उसके हाथ को अपना गिरेबान पकड़ते देखा। मेरी होने वाली बीवी है, समझा? जितना दूर रह सकता है रह। कल तुम दोनों रोड पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे, मेरी बीवी है, समझा? इससे पीछे धक्का देता हुआ काशिफ साले का हाथ पकड़े बोला। साले ने नम आंखों से नदीम को देखा, जो लंबा सांस खारिज किए हुए गुस्सा जब्त कर गया। आपके पेपर का वक्त हो गया है, वो साले को देखते हुए सपाट लहजे में बोला। साले ने बेबसी से अपनी कलाई थामे हुए काशिफ को देखा। कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, और वैसे भी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकला करती, ना ही पढ़ा करती है। चलो वापस जाओ घर में, वो पान खाता हुआ बोला। साले ने नफरत से उसे देखा और हाथ छुड़ाने लगी। मैंने कहा घर जाऊं, वो उसकी कलाई पर सख्ती से गिरफ्त बनाता बोला। साले दर्द से सिसकी। नदीम ने संजीदगी से आगे बढ़कर उसके हाथ से साले का हाथ निकाला। काशिफ ने जहरीली नजरों से उसे देखा था, जो नजरें झुकाए उसे गाड़ी की तरफ जाने का इशारा कर चुका था। साले ने लब भींच कर काशिफ को देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। नदीम ने सपाट नजरों से काशिफ को देखा और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि शाहवीर ने ही उसे कॉल करके कहा था कि वो ख्याल से उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, क्योंकि आज इसका बहुत अहम पेपर था। तुझे तो मैं देख लूँगा, लड़की शादी तो मेरे से ही करनी पड़ेगी। तेरा दिमाग ठिकाना है लगाना है ना? तो काशिफ मेरा नाम नहीं। वो पान थूकता हुआ वहां से निकल गया था। उफ मरजान, वो दबी दबी आवाज़ में कर आई, जो बड़े सुकून से सोया हुआ था। मरजान उसके कान के करीब चीखी थी, जिस पर उसने बेमज़ा होते हुए आंखें खोली थी। क्या हुआ? वो नींद में बड़बड़ाया। मेरे ऊपर से हटिए, आपका कशन नहीं हूं मैं, मेरी कमर दुख रही है। उसके कंधे पर मुक्का मारती गराई। मरजान ने शरारत से आंखें खोली थी। उठिए भी। वो फिर से गराई। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उठा था। हाय, ऐसे लग रहे हैं मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया है। ज़ारा ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर वो आंखें सुकेड़ गया था। हाथी जितने भारी आप मरजान, वो उसे देखते हुए मुंह बनाती बोली, जिस पर वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। इसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो चौकी, जो इसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर चुका था। ज़ारा ने आंखें फैलाई थी इस हैरत से। कल रात पता है आपने मुझे क्या कुछ कहा है? वो उसके नाक की नोक पर उंगली रखते हुए शरीर लहजे में बोला। ज़ारा ने उसे घूरा। क्या कहा है हमने? आपने मुझे हैंडसम कहा, जो कि मैं हूँ, कोई शक नहीं, मगर आपने मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शरारत से उसके चेहरे से बालों की लटकान के पीछे करते हुए बोला। ज़ारा के गाल सूख पड़े थे। हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा मेरी जान, आप मुकर नहीं सकती। और इसके कान में झुकता बोला।
कोई सबूत तो दिखाइए। वो गड़बड़ाई। सबूत तो आपको देना पड़ेगा, वो मायनी खेजी से बोला। कैसा सबूत? वो चौंकी। मोहब्बत का दावा किया है आपने मिसेस, और मुझे इसका सबूत चाहिए। आज, अभी और इसी वक्त। वो इसकी ब्राउन सादा सी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में बोला। ज़ारा को करंट सा लगा था। इसने हलक तर्क करते हुए इसकी हैज़ल आंखों को देखा, जो इसके चेहरे को करीबी का जायजा ले रहा था। वो संजीदगी से इसकी आंखों पर लपक गया था। ज़ारा ने आंखें बंद करते हुए इसके परफ्यूम की महक को अपनी रोम रोम में उतारा था और महसूस किया। वो इसकी आंखों से उसके गुलाबी पड़ते गाल पर लब रख चुका था। जान? जान नहीं, मर जान। और अब तक आप सिर्फ अपनी दोस्त से वाकिफ़ थी, क्योंकि आप मरजान काज़मी से भी मोहब्बत का दावा कर चुकी हैं। लिहाजा आप मरजान काज़मी को बर्दाश्त करना भी सीख लें, जो आपका शौहर है। वो आखिरी लाइन धीमे लहजे में बोला। ज़ारा की घनी पलकों ने झरझरी ली थी। अगले ही पल वो इसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर को उठाता हुआ इसके लबों पर झुका। वो रोते हुए उल्टे कदमों पीछे हटती चली गई और फिर बगैर पीछे देखे मुड़ी थी जब वो किसी से टकराई थी। हाँ, इसके सर से लगा था। हिरब ने मुड़कर पीछे देखा। जो सर थामे इसे कुछ फासले पर खड़ी इसे देख रही थी, जो सपाट नज़रों से हिरब के चेहरे के बदलते रंग देखकर रुक गया था। शाबाश! हिरब ने तंज़ अंदाज में ताली बजाई थी। जुनैरा ने लब काटते हुए सर झुकाया था, जबकि वीर नासमझी से उसे देखा, जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। कितना अजीब इत्तेफाक है, तुम बार बार ही अपने यार से टकरा जाती हो, कभी हॉस्पिटल के गार्डन में, कभी घर में, कभी हॉस्पिटल से बाहर। वो शाहवीर की तरफ देखता दांत पीस कर बोला था। जुनैरा ने सरहद से उसके तने इसबाब देखे थे, इसे सख्ती से मुट्ठी भींचते हुए, पर उसकी तनी हुई रगें साफ नजर आई थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो जब्त करते हुए इसे देखते हुए बोला। मैं कुछ कहने लायक रहा ही नहीं हूँ मेरे भाई। पहले तुम्हारे छोटे भाई के पीछे पड़ी थी, इसकी शादी हो गई तो मजबूर होकर मुझसे शादी कर लिया, और जब मुझसे बेहतर मर्द दिखा तो उसकी तरफ गामजान हो गई। देखो कितना लूज कैरेक्टर है इस लड़की का। शाहवीर ने सपाट नज़रों से जुनैरा को देखा, जो नज़रें झुकाए आंसू बहा रही थी। मगर कोई बात नहीं, आज रात ही तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे, फिर रहना अपने यार के साथ। वो शाहवीर को देखते हुए कांटदार लहजे में बोला। शाहवीर ने जबड़े भींच कर इसका गिरेबान पकड़ा था। जुनैरा ने रोते हुए इसका हाथ हिरब की गिरेबान से हटाया था। शाहवीर ने अपना हाथ हटाया था, क्योंकि जुनैरा का हाथ इसके हाथ पर आया था। हाँ हाँ, वाह, देखो कैसे तुम्हारी बात मानता है। तुमने टोका और वो रुक गया। हिरब ने जख्मी लहजे में कहकर शाहवीर को देखा, जिसका चेहरा जब्त करके सुर्ख पड़ गया था। हिरब इस वक्त किसी जख्मी शेर की तरह बेपरा हुआ था। इसकी गैरत पर सब गवारा नहीं कर रही थी, या शायद बात कुछ और थी। भाई प्लीज़ आप जाइए, गलत फहमी है, सब ठीक हो जाएगा। जुनैरा ने शाहवीर का सुर्ख होता चेहरा देखकर इल्तिजाई लहजे में कहा। अरे वाह, क्या कहा भाई? मेरे सामने भाई कहने की जरूरत नहीं है मैं तो सब जानता हूँ ना। अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूँ। शाहवीर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो इसकी गर्दन को हाथ में जकड़ता हुआ खरत आवाज़ में बोला। गलत ही तो कर रहे हो तुम। पिछले दिनों से मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे नज़र ही नहीं आया। एक तरफ ये शरीफ ज़्यादा अपनी बेगम से मोहब्बत के दावे करता है, और एक तरफ ये बेवफा औरत मुझसे मोहब्बत के दावे करती है और किडनैपिंग के नाम पर तुमसे वीरान जगहों पर मिलती है। चटाक! एक जोरदार थप्पड़। हिरब गाल पर हाथ रखते हुए इसे सुर्ख आंखों से देखने लगा, जिसका चेहरा सुर्ख भभूका हुआ था। जुनैरा ने लबों पर हाथ रखा था। एक लफ्ज़ और नहीं, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, मेरी बहन जैसी है, समझा? और अगर तूने एक गलत और लफ्ज़ इसके किरदार पर बोला, जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? वो सुर्ख होते चेहरे के साथ गराते हुए पीछे को हटा था। हिरब ने सुर्ख आंखों से उसे देखा, जो मुट्ठियां भींचते हुए वहां से वॉकआउट कर गया था। जुनैरा ने उसे खाली नज़रों से देखा था। इसके कहे गए अल्फाज इसके दिल पर खंजर की तरह लगे थे। जब निभाने का ज़र्फ ना हो तो ताल्लुक़ नहीं बनाते। हिरब शाह काज़मी, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात इसके किरदार पर आती है तो वो खामोश नहीं बैठती। वो मद्दब लहजे में कहकर आंसू साफ करते हुए पीछे हटी थी, और फिर बगैर पीछे देखे वो वहां से ना जाने किस जानिब निकल गई थी। हिरब ने भींचे लब वाह करते उसे जाते देखा था। वो तेज कदमों के साथ इसके पीछे भागा था, जो दुनिया भर से गाफिल से निढाल चाल चलते हुए सड़क के बीचों बीच चल रही थी। गाड़ियां इसके आसपास हवा की तरह दौड़ रही थी, मगर इसके जहन में तो इसके कहे अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। आंसू अब पलकों पर और गालों पर सूख गए थे, मगर आंखों से सुर्खी नहीं गई थी। वो बेजान कदमों के साथ ही चलती जा रही थी। इसके सर से इसकी नीली शीशों वाली चादर
सरक कर इसके कंधे पर आई थी। हिरब ने इसके बिखरे उलझे बालों को देखा। वो ऐसी तो नहीं थी। क्या इसके लफ्ज़ों ने इसे इतनी तकलीफ दी थी? अगर सच में वो ऐसी थी तो इसके अल्फाज ने इसे इतनी तकलीफ क्यों दी थी? हिरब ने दाएं तरफ से आती तेज रफ्तार गाड़ी को देखा जो इसकी सिमटी बढ़ रही थी। वो बेजान सी बगैर जूती की बस चलती जा रही थी। वो बगैर एक पल गंवाए इसकी जानिब दौड़ा था और एक ही पल में से खींचकर इसे सीने में भींचते हुए एक जानिब हुआ था। गाड़ी तेज स्पीड से सड़क से गुजर गई थी। जुनैरा ने उसे पीछे को धक्का दिया था। आसपास के लोग रुक गए थे उन्हें देखकर। कोई हक नहीं बनता हिरब शाह, बहुत दर्द दे चुके हो मुझे। अब सिर्फ सांसें ही बची है मेरे पास जिन्हें मैं गंवा देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाए हैं, इनके बाद इज्जत सुकून सब तुमने छीन लिया मुझसे। जुनैरा ने चीखते हुए ज़ारो ज़ार रोते हुए इसकी शर्ट को पकड़ते हुए कहा। हिरब की आंखों में आंसू तैरे थे। मर जाने दो मुझे, नहीं जीना मुझे अब। वो रोते हुए पीछे हटी। मोहब्बत करता हूँ आपसे, इसके बाद भी अगर जाना चाहती हैं तो ठीक है, मुझे भी मर जाने दे फिर। हिरब इसका हाथ थामते हुए से सख्ती से सीने में भींचते हुए बोला। जुनैरा एक पल को साकित हुई थी। वो सुर्ख चेहरा लिए गैलरी के चक्कर काट रहा था। किसी सूरत इसे सुकून नहीं आ रहा था। आशिक के पास जाकर वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। वो कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगा गया था। आपके बैंक अकाउंट में एक अननोन अकाउंट से बिटकॉइन करेंसी का एक बहुत बड़ा अमाउंट भेजा गया है। इतना बड़ा अमाउंट कि हमारे फाइनेंशियल मॉनिटाइजिंग यूनिट के आपको फ़ौरन यहाँ हाजिर होकर वजाहत करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस स्क्वाड के कैप्टन रह चुके हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो मिट्टी भीज गया था। वो दूसरी तरफ बात आपको आपकी जॉब से हटा दिया गया है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मसूल हो चुका है। आप अपना मेल रिसीव कर लें। कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। वो फ़ोन के मैसेजेस की लिस्ट निकाल कर जल्दी से उंगलियां स्क्रॉल करने लगा जब एक मैसेज इसकी नज़रों के सामने आया था। Mr. Shahveer Kazmi, an amount of 50 billion has been sent your account. Kindly check your account. In case any error, contact our ऑर्गेनाइजेशन। शाहवीर ने लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया और इसके नीचे इन अननोन नंबर से आया हुआ मैसेज देखा। गुड बाय एजेंट, अच्छा तो तुम्हारा काम ये है। वो सपाट लहजे में बड़बड़ाया था और फ़ोन पॉकेट में डालकर डॉक्टर्स को सख्ती से ऑर्डर देकर वो वहाँ से निकला था। इलेक्शन सर पर है, हमें हर सूरत में इलेक्शन जीतने होंगे। पहले ही हमें बहुत नुकसान करवा बैठा हूँ मैं। रियाज जो इस वक्त ये बड़े सियासतदानों में से एक थे, सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखते हुए बोले। फिक्र क्यों करते हो, सब ठीक होगा। एक दो ब्लास्ट ही होंगे, अवाम में खौफ व हर्षा फैल जाएगा और इल्ज़ाम आएगा हुकूमत पर और इन्हें वोट कम पड़ेंगे। मुझसे तो तुम्हारी चालों की समझ ही नहीं आती, कैसे कर लेते हो अब्रार। बस देख लो, लेकिन सबसे पहले इस 2 कौड़ी हमारे एजेंट को नौकरी से हटाने का लेटर जारी कर दिया है मैंने। मुल्क को सुधारने का जिम्मेदार लेकर बैठ गया है, हमारे हर मुंसिबी की धज्जियां उड़ा देता है। अबरार कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट का धुआं निकालते हुए बोला। रिचर्ड और मुनव्वर पकड़े गए हैं, इनका क्या करना है? रियाज बैग ने तासिफ से पूछा। क्या कर सकते हैं, अगर इस वक्त हम वहां गए तो इंटेलिजेंस की नज़रों में आ जाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक अपने मंसूबे के साथ रहते हैं और वो हमारा नाम नहीं बताएंगे। वो एजेंट कौन है, इसकी फिक्र मत करो, अब हमारे रास्ते से हट चुका है था। कोई मामूली सा मिलिट्री ऑफिसर होगा, वो कौन हो सकता है? सही कह रहे हो, लेकिन काफ़ी खर्चा हो गया इसको हटाने में। रियाज बेग ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन सा खर्चा हो गया रियाज? जितनी करेंसी इसके अकाउंट में डलवाई है, इसको पकड़वाने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन वाले हुकूमत के हवाले करेंगे ना। और हुकूमत किसकी होगी? रियाज बैग ने मुस्कुरा कर अबरार बकटी को देखा। दोनों ने कहका लगाया था। वो ब्लैक हुड चेहरे पर डाले उस अंधेरी दुनिया में दाखिल हुआ था जहां रोशनी का नामो निशान न था, पर एतमाद कदम उठाता हुआ वह अंधेरे को चीरता हुआ चल रहा था। पासवर्ड। वो एक दरवाजे के सामने रुका था जिसका प्राइवेसी सिस्टम रोशन हुआ था। वो फिंगर्स प्रिंट लगाता हुआ दरवाज़ा खुलते अंदर दाखिल हुआ था। सबने बेवक्त उसे देखा था। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल वर्ल्ड था जिसका वो बादशाह था। अंडरग्राउंड मरायाना ओहो
मारियाना वेब का, जहां जो इसकी जेर निगरानी चलता था। वेलकम बैक लूसीफर, वो बगैर इस ब्लैक हुड में बोलते हैकर को जवाब दे के आगे बढ़ गया था। यहाँ सभी ब्लैक हुड्स में मबलूस थे, अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे वो सामने पड़े कंप्यूटर्स की तरफ मतवजा हुए थे। दुनिया की डार्क वेब्स और इनके तमाम राज इस काली दुनिया में मौजूद थे जिनको ये हैकर्स देखते थे। जैक, नेट और हाँ नेड और हैंड, वो अपने पर्सनल रूम में आता हुआ मौजूद हैकर को मुखातिब करते हुए सपाट लहजे में बोला, यस लूसीफर, व्हाट डू यू डू वांट। वो हैकर अपनी चेयर से उठता हुआ उसके पास आया था। इसने अपने कंप्यूटर पे कुछ कोड्स लिखने के बाद स्क्रीन की तरफ इशारा किया था। कैन यू चेंज दिस इनटू समथिंग एल्स। वो कंप्यूटर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए संजीदगी से बोला। वो हैकर उसे को उसके कंधे के पास झुकता स्क्रीन को देखने लगा। यस ऑफ कोर्स लूसीफर, वो हैकर तासिफ से बोला था। कन्वर्ट दिस करेंसी टू एंड देयर करेंसी एंड secretly trans small amounts to 3 to 4 accounts। वो अपनी चेयर से उठता हुआ उसे इशारा करते हुए बोला। But what will you do this such a large amount and this currency belongs to government? What do you want to this? हैकर ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। यू विल सी जैक, वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ मतवजा हुआ और इस पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देखने भी लगा, जिसमें से अचानक ही 10 बिलियन का अमाउंट कहीं गायब हुआ था। इसने संजीदगी से अपने ब्लैक हुड की पॉकेट से फ़ोन निकाला था जिस पर मनी ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं आया था। यकीनन इसने नोटिफिकेशन सिन्वियस कर दिए थे जो ना कि बैंक को मसूल हुआ था ना ही उसे। वेल यू वॉन्ट समथिंग एल्स लूसी, वह हैकर उसकी जानिब मुड़े थे बोला। ओके फॉर नाउ यू कैन लीव वॉल कॉल यू लेटर। वो कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा होते हुए मुस्कुराया था। ओके एज यू से। वह हैकर उसके कमरे से निकलकर बाहर निकल गया था। ज़बीर, मुझे मेन रोड पर मौजूद सुपरमार्केट से पिक कर लो, वो फ़ोन पर कहता हुआ अपने रूम से बाहर निकला था। कुछ हैकर्स से कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। ओहो, इसमें ना एक्चुअली उर्दू में ही ना पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है तो पढ़ने में ना बहुत दिक्कत होती है यार। नहीं खाना मुझे। कसा बेगम ने गुस्से से प्लेट को दूर धकेला था जिसमें पानी की तरह पतली दाल थी और रोटियां जली हुई थी। वो पागल औरत अपन खाना खाने के बाद इसके खाने पर झपटी थी। कसा बेगम ने नफरत से उसके खाते देखा। वो इन्हें अपनी तरफ देखकर इन्हें आंखें दिखा गई थी जिस पर वो खौफजदा होकर खिसक कर बैठ चुकी थी। वो पागल औरत उठकर उसकी जानिब बढ़ते हुए डरते हुए दीवार से चिपकी थी। वो औरत इन्हें गर्दन से दबो चुकी थी। बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। कसा बेगम ने चीखते हुए इसके हाथ को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की थी मगर वो तो इन्हें मारने पर तुली थी। वार्डन ने अंदर आकर उसे पागल औरत को पीछे हटाया था। कसा बेगम गर्दन पर हाथ रखते हुए लंबे लंबे सांस लेते हुए इस पागल औरत को देखने लगी जो इन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। कसा बेगम ने डरते हुए आंखें बंद की और घुटनों में सर दिए बैठकर रोने लगी। वो पागल औरत इन्हें रोता देखकर तालियां बजाते हुए कह कहा लगाने लगी। वो बैग कंधे से हटाती हुई लाउंज में दाखिल हुई थी। सहेल साहब इसका ही इंतजार कर रहे थे। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सहेल साहब ने उसे संजीदगी से देखा था और इसके पीछे चले गए थे। बैग पर डालते हुए वो रोती चली गई थी। सहील साहब दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए थे। साले ने नम आंखों से उन्हें देखा जिसके सर पर हाथ रखते हुए इसके पास बैठ गए थे। क्या हुआ मेरी लाडली बेटी को, किसी ने कुछ कहा? सहील साहब के मोहब्बत भरे लहजे पर वो मोम हुई और रोते हुए इन्हें गले लगा गई। बाबा, हमें ये शादी नहीं करनी, हमें पढ़ाई करना है। आप समीरा आंटी को मना कर दे। काशिफ बहुत बुरा है, वो पान खाता है और हमें बदतमीजी से बात करता है। हमें नहीं करनी इससे शादी, वो सब बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए बोली। सहील साहब ने धीरे से सर को हाँ हिलाकर उसके बाल सहलाए और उसे खामोश करवाया था। ठीक है बेटा, अगर आप खुश नहीं हैं तो हम में से कोई भी ज़बरदस्ती आपको वहाँ शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। मैं आज ये ज़फ़र अल्लाह साहब को मना कर देता हूँ। साले ने मुस्कुराते हुए
साहिल साहब का हाथ उठाकर इस पर लब रखे थे। थैंक यू बाबा, वो मुस्कुराते हुए बोली। साहिल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे तसल्ली दी और खामोश करवा कर वहां से चल चुके थे। वो बेड पर लेटती हुई इसके बारे में सोचने लगी, कैसे उसने सही उसकी तरफदारी करते हुए उसे काशिफ से बचाया था। वो सोचते हुए मुस्कुराई थी। सुनिए, धीरे से हाथ उठाकर नर्स को इशारा किया था। यस मैम, आपको कुछ चाहिए? आशिक ने अपने पास पड़ी खाली चेयर की तरफ इशारा किया था। नर्स उसके पास बैठी थी। शाह, वो धीमे लहजे में बस इतना ही बोल पाई थी। ओह अच्छा, आपके हस्बैंड वो दोपहर से यहाँ नहीं है, इन्हें कोई कॉल आई थी इसीलिए वो चले गए हैं। हाँ, पूरे स्टाफ को सख्ती से आपका ख्याल रखने को कहा कर गए हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। आशिक धीमी से मुस्कुराई। आप मुझे कॉल करने देगी? आप अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहती हैं? आशिक ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया। नर्स ने फ़ोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो आहिस्ता से हाथ को हरकत देते हुए इसका नंबर लिख चुकी थी। लॉन्ग बीप्स। इसने फ़ोन नहीं उठाया था। वो उदास हो गई थी, शायद वो मसरूफ़ होगा। वो रेस्ट करे, 9 बजने को है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, नर्स उसे सोने का कह चुकी थी। आशिक ने उसे आंस भरी नज़रों से विंडो से बाहर देखा था, मगर आज वो दुश्मनी जहाँ उसे इंतज़ार पर करवाया गया था वो इसकी आदी हो चुकी थी। एक एक पल इससे दूर नहीं रह सकती थी। आप कहाँ हैं शायरी? वो आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में उदास हुई थी। सो आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है ना? सो अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।